हेलो एवरीवन। अभी जो पिछले टॉपिक हमने पढ़े थे, आज हम उससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे का टॉपिक करेंगे। देखिए, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर द समर। ये कुछ फाइबर्स यानी क्लॉथीज़ हैं, उनमें से कौन से क्लॉथीज़ जो हैं वो समर्स के लिए सूटेबल हैं। तो इसका आंसर कॉटन क्लॉथीज़ रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉटन क्लॉथीज़ में क्या होता है, इवोपरेशन अच्छा होता है। इवोपरेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए जो कॉटन क्लॉथीज़ हैं वो अच्छे रहते हैं हमारे समर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ द वेपर्स फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस आप सबको याद होगा, पीछे हमने पढ़ा था। जब कोई सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, सॉरी लिक्विड नहीं, गैस में चेंज हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो आयोडीन का जब हम सब्लिमेशन करते हैं, मतलब सॉलिड आयोडीन जब गैस में बनता है तो उसके वेपर्स का कलर कैसा होता है। तो इसका आंसर रहेगा पर्पल। निम्न में से कौन से पदार्थ हैं, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें से कौन सा मैटर है। देखो, ठंड, ये सारी क्या हैं, ये सब क्या है, ये मैटर नहीं है। जो मैटर है वो क्या है, वायु। आपको पता होगा एयर जो है वो स्पेस लेती है, स्थान घेरती है, ठीक है। उससे आगे है गैस का द्रव में परिवर्तन, यानी गैस से द्रव बनना, गैस टू लिक्विड। पीछे जाएंगे तो आप पढ़े, पिछली क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था गैस से लिक्विड बनने की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। कौन सी प्रोसेस होती है गैस से लिक्विड बनने की, क्या नाम था उसका, संघनन, कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो जल की भौतिक अवस्था, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो आइस की फॉर्म में होता है। वाटर किसकी फॉर्म में रहता है, आइस की फॉर्म में रहता है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। क्या पूछ रहा है, कौन सी फिजिकल स्टेट में जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी सबसे कम रहती है। तो हमने पढ़ा था जो ठोस, यानी जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, इधर उधर मूव नहीं कर सकते, तो उनकी एनर्जी क्या होती है, कम। जैसे जैसे हम उनको हीट करते हैं, यानी हम उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर वो स्टेट चेंज करना शुरू कर देते हैं। 373 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसके इक्वल है, यानी आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हमको एक बात याद रखनी है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपको देखना है 370 कितने के इक्वल हो जाएगा, इसके अंदर इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, 14, ऐसे करके जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, द हार्डेस्ट मैटर इज डायमंड, हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल तक पढ़ लिया था। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पीछे की हमारी 2 वीडियोस देख सकते हैं। एटम की स्ट्रक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल तक पढ़ा था और रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स भी पढ़े थे। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया था कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा एटम के क्या करते हैं, चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये हम एक्सप्लेनेशन हमें किसने दी थी, रदरफोर्ड ने।
अब रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो है उसकी ड्रॉबैक्स में हमें ये पता, रदरफोर्ड ने ये कहा कि घूमते घूमते जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेबल नहीं होते, एनर्जी कम करते रहते हैं। तो हमने देखा एक टाइम ऐसा आएगा जब एटम न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो रदरफोर्ड मॉडल की बात जो है फेल हो गई थी। रदरफोर्ड मॉडल के बाद आता है बोर एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या कहा कि जो है ये अंदर वाला न्यूक्लियस है, ये वाली बात नील्स बोर ने भी मानी, रदरफोर्ड की बात, कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड लगाते हैं, पर उनका जो ऑर्बिट, ये जो रास्ता है जिसके अंदर वो राउंड लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है जी। और ये जो ऑर्बिट होता है वो सबका फिक्स्ड रहता है, यानी सब लोग अपने अपने पर्टिकुलर रास्ते पे राउंड लगाते हैं। जैसे सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं तो सबका अपना अपना एक्सिस है, वो उसी के चारों तरफ सबकी अपनी अपनी जो है वो पाथ है, तो सब अपने अपने पाथ पे घूमते हैं। तो वैसे ही ये घूमते हैं और हर एक ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो फिक्स रहता है। ठीक है, ये नहीं किसी भी ऑर्बिट के अंदर आपको कितने भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और उसने इन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बताया, इनको हम शेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स। तो हर एक शेल के अंदर देखो, इनको उसने नाम दिया, के अंदर वाली सेल को के, इस नेक्स्ट को एल, बाहर वाली को एम, ऐसे करके उसने नाम दिया। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं इसके अंदर क्या हुआ, उसने ये बताया कि सेल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो फिक्स रहता है। जैसे फर्स्ट सेल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड सेल में 8 तक आ सकते हैं। देखो ये याद रखेंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, थर्ड सेल में 18 आते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके उसने सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो फिक्स बताई। अब ये कैसे फिल किए जाते हैं उसके लिए एक बार सब लोग देखेंगे। देखो अभी ज़रा मैं एक बार आपको सिखाती हूँ। देखिए आपको क्या करना है, जैसे कोई भी एटम बोल दिया कार्बन, सबसे पहले इसको फिल करने के लिए हमें पता होने चाहिए कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे किस चीज़ के अंदर, उसका पता हम लोग उसके नंबर से पता करेंगे। अभी देखो कैसे पता करेंगे। कार्बन के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये याद करेंगे और निकालना भी सीखेंगे अभी। तो उसने क्या कहा, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गई। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 6 में से 2 गए, कितने बच गए? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अगली सेल में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप ले लीजिए क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर होते हैं 17। पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली वाली में 8, कितने चले गए? 10। अब कितने बच गए? 7। तो 7 कौन सी वाली सेल में आ जाएंगे? आउटर मोस्ट सेल में। और जब भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में या एटम से बाहर कैसे निकलते हैं, तब किसी एटम का क्या बनता है। ठीक है, वो अब हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। अब आगे देखिए, उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं अब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, पहले कई बच्चे इसको इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर से आगे आएगा मास नंबर। ठीक है, अब मास नंबर क्या होता है? द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के जो होता है वो हमारा मास नंबर होता है। देखिए कैसे,
अभी मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। कार्बन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आपको ये कह दिया कि कार्बन का जो है वो मास नंबर 14 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है। और आपसे पूछा कि बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन। अब ये एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सीधी सी बात है एटॉमिक नंबर हो जाता है। और किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर हमेशा सेम रहता है। तो अब इसके अंदर जितने न्यूट्रल के अंदर, ये बात याद रखेंगे, उदासीन जो होता है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो 6 प्रोटॉन है तो 6 ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर कितना मास नंबर है, 12। मास नंबर क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। अब इस 12 में से 6 तो प्रोटॉन हो गए, तो न्यूट्रॉन भी कितने रह गए, इधर जाके माइनस कर लो, तो न्यूट्रॉन भी कितने आ गए आपके पास, 6, ठीक है। बहुत ही आसान सी चीज़ थी। कितने न्यूट्रॉन हो गए, 6। तो कार्बन के अंदर आपसे पूछे तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। ऐसे ही एक और देखते हैं, देखिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे अब हम लोग कार्बन के अलावा। चलिए कोई और ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। देखो ऑक्सीजन का मास नंबर दे दिया आपको, ठीक है। एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास नंबर 16 होता है। तो वही जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं एटम के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 8। न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर में से अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दोगे कि तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। कई बार आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए थोड़े अलग क्वेश्चन भी दे देता है। कैसे देगा, आपको ये कह देगा कि किसी एटम के अंदर, देखिए अभी कराती हूँ मैं, चलिए देखिए अभी कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे आपको बोलेगा कि एक एलिमेंट का जो मास नंबर है, ये बोला कि एक एलिमेंट है उसका मास नंबर जो है वो 31 है, उसका मास नंबर 31 है और उसका जो है एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 15 है। तो आपसे कहा कि उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए। तो सीधी सी बात है, जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्या हो गए हमारे प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन उतने ही क्या हो गए इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही क्या हो गए बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 15। अब मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कितना दिया हुआ है, 31। इसमें से प्रोटॉन कितने हैं, 15, न्यूट्रॉन आपको निकालने हैं। तो n कितना आ जाएगा, 31 माइनस 15, कितना आ गया, 16। ये क्या आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आपसे कहा कि एक एलिमेंट का मास नंबर जो है वो 40 है और एटॉमिक नंबर 18 है। चलिए ट्राई कीजिए। देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बिना ही सॉल्व किए, 18। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 18, इसमें तो कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए अब आप सीधा शॉर्टकट करेंगे, मास नंबर में से ये 18 क्या कर दो, -2, 10 में से 8 गया 2, 3 - 1 2। ये क्या आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एक चीज़ और सीख लीजिए, जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैसे लिखा जाता है। जैसे कोई भी एलिमेंट है, यही एलिमेंट ले लीजिए, मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा रहेगा और नीचे उसके पैर में क्या लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर। कई बार उल्टा भी लिख देते, लेकिन वो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है।
अब आज की क्लास में हम लोग यहीं तक सीखेंगे। अगली क्लास में जो है वो हम कुछ एलिमेंट्स का याद रखेंगे, यानी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लर्न करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करेंगे। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। यानी अब हम इलेक्ट्रॉन्स को अंदर बाहर करना सीखेंगे, कैसे उनका किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, वो सब कुछ हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।